नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर के तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। गुजरात विधानसभा में चौथी बार आतंक निरोधी बिल पास। फोन कॉल्स और पुलिस को दिए बयान को सबूत मानने समेत कई विवादित प्रावधान, विपक्ष का विरोध। आम आदमी पार्टी में टूट संभव, 14 अप्रैल को बागी नेताओं की बैठक। पूर्व विधायक राजेश गर्ग का दावा, बीजेपी नेताओं के नाम पर फोन कराते थे केजरीवाल। बाबरी मस्जिद केस में लालकृष्ण आडवाणी समेत 20 लोगों को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में मांगा जवाब। हाई कोर्ट के आपराधिक साजिश हटाने के फैसले को चुनौती। जम्मू कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन से 17 लोगों की मौत। झेलम का पानी घटने से हालात में अब सुधार। विपक्षी पार्टियों का राहत और बचाव कार्य में बदइंतजामी का आरोप। यमन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए 2 जंगी पोत रवाना। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह कल जाएंगे जिबूती। अदन से निकाले गए 400 भारतीय। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाने वालों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग ने विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में एक नया खुलासा किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने बीजेपी नेताओं का नाम लेकर अपने ही विधायकों को झूठे फोन करवाए। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक राजेश गर्ग ने केजरीवाल पर दूसरा बड़ा खुलासा किया है। गर्ग के मुताबिक विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए अरविंद केजरीवाल ही बीजेपी नेताओं का नाम लेकर फर्जी फोन कॉल्स कराते थे। गर्ग ने कहा है कि उनके पास अरुण जेटली के नाम से 10 करोड़ के ऑफर का फोन आया था। तो मुझे जो अरविंद जी मुख्यमंत्री थे तो उनके जो पीए, आज जो पी हैं वो भी पीए उस समय भी वही थे, मिस्टर विभव कुमार। उनका फोन आया सुबह सुबह, भाई साहब वो जो आपने कोई कंप्लेंट की थी क्या, वो जो 10 करोड़ रुपए की ऑफर के बारे में। हाँ की थी। बोला वो हमारे आदमी को बहुत पुलिस परेशान कर रही है, आप जरा उस मामले को परस्यू मत करना। ठीक है देखते। और उसके थोड़ी देर बाद ही संजय सिंह जी का फोन आया कि उस कंप्लेंट को विड्रॉ कर लो। हालांकि आम आदमी पार्टी नेता इस आरोप पर खुलकर कहने से बच रहे हैं। पहली बात तो राजेश गर्ग की बात को इतनी उनकी कोई विश्वसनीयता है ही नहीं। उनको टिकट नहीं दी गया, वो तब से भटके हुए हैं। अब वो कह रहे हैं मेरे पास 1 साल पहले आते थे। तो अगर 1 साल पहले आए थे तो पहली बात तो उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया। बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर चुटकी ली है। इन षड्यंत्रों और साजिशों के माध्यम से ही वो षड्यंत्र साजिश चाहे अपोजिशन पार्टीज के लिए हो, वो साजिशें चाहे अपने दल के लिए लोगों के लिए हो, और वही षड्यंत्र और धोखा चाहे दिल्ली की जनता के लिए हो। बड़े साफ गोई से उन्होंने, बड़ी सफाई से इन सब चीजों का प्रयोग किया है। और अब धीरे धीरे जो सच है, धीरे धीरे जो खुलासा है, वो सामने हो रहा है। In fact, the party which claims to be a role model in every aspect, they are fighting a dirty internal fight and no one trusts the other. That is the situation within that party. So ultimately it is not that party which is affected, but the people of Delhi are being cheated. राजेश गर्ग ने इससे पहले भी केजरीवाल का ऑडियो टेप जारी किया था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के 6 विधायकों को तोड़कर अपने साथ सरकार बनाने की बात कही थी। पार्टी ने बाद में इन आरोपों को मान भी लिया था। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। उधर आम आदमी पार्टी के बागी नेता नई पार्टी बनाने की संभावनाएं तलाशने के लिए 14 अप्रैल को एक बैठक करेंगे। राज्यसभा टीवी से इंटरव्यू में प्रशांत भूषण ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की कार्यशैली से नाराज कार्यकर्ताओं को भी इसमें बुलाया गया है। हालांकि उन्होंने नई पार्टी को आखिरी विकल्प मानने से इनकार कर दिया। वैकल्पिक राजनीति के नारे के साथ 2.5 साल पहले अस्तित्व में आई आम आदमी पार्टी क्या टूट के कागार पर है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 14 अप्रैल को पार्टी के नाराज नेता दिल्ली में एक बैठक करने जा रहे हैं। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाले गए प्रशांत भूषण ने राज्यसभा टीवी से इंटरव्यू में इस सवाल का जवाब कुछ इसी तरह दिया। I certainly cannot work with people who think that winning at any cost is the objective of the party. Winning by compromising our principles, winning by having this cult worship and a high command culture in the party. पिछले 1 महीने से आम आदमी पार्टी में आंतरिक कलह चरम पर है।
पार्टी के एक खेमे की अगुवाई खुद अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का दूसरा खेमा उन्हें हर तरह से चुनौती दे रहा है। प्रशांत भूषण का आरोप है कि केजरीवाल अपने सिद्धांतों से भटक गए हैं। Today, the character of the Aam Aadmi Party or those who control the Aam Aadmi Party today, which has emerged, shows that all the original principles, the founding principles on the basis of which the party was formed, have been compromised. आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य प्रशांत भूषण का मानना है कि नई पार्टी के लिए कार्यकर्ताओं की तरफ से पहल होनी चाहिए। 14 अप्रैल की बैठक में इसी पर विचार होगा कि सिद्धांतों की राजनीति को कैसे जिंदा रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और प्रशांत भूषण का ये पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं कुछ देर के बाद, यानी कि शाम 7:30 बजे राज्यसभा टीवी पर। और बात करेंगे कि किस तरीके से नई राहों की तरफ बढ़ रहा है विरोधी खेमा और आपके आगे की राह कैसी होने वाली है। वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की। प्रशांत ने जिस तरीके से कहा कि वैकल्पिक राजनीति की जो एक लेकर परिकल्पना लेकर इस पार्टी ने खुद को उतारा मैदान में, क्या इस पूरे झगड़े के बाद आपको लगता है कि अब फिर से वैकल्पिक राजनीति के शगुफे के साथ अगर कोई उतरता है कितना दम नजर आएगा? देखिए, एक तो अभी तत्काल चुनाव यदि देखा जाए तो सिर्फ बिहार में पहले होने वाले हैं या पंजाब में जब होंगे, तो उसके लिए एक तो इतना समय है, इतनी समय नहीं है इनके पास कि बिहार के लिए एक नई पार्टी खड़ी करके काम किया जा सके। समस्या बहुत है, चूंकि एक लंबी दूरी की जैसे कहते हैं लड़ाई लड़ना होगी उनको, और केजरीवाल जी का जो प्रोफाइल चूंकि इतना हाई करने में योगेंद्र यादव जी का भी योगदान है, प्रशांत भूषण जी का भी, सारे लीगल क्या तरीके हों, कैसे निपटा जाए, कैसे उनको सारी चीज़ें बना कर देने में और लोगों के साथ साथ उनकी भूमिका थी। इसलिए अब लेकिन ये सही है कि देखिए, एक सैद्धांतिक और वैचारिक आधार पर आप काम करने का तरीका, और एक होता है कि मास को जैसे कहते हैं दूसरी पार्टियों की तरह से एक मास अपील बना करके। तो मुझे लगता है कि अभी भी एक प्रशांत भूषण जी उस तरह से मास अपील वाले नेता नहीं रहे, बहुत अच्छे एकेडमिक कानूनी जानकार हैं। योगेंद्र यादव जी भी एक क्षेत्र में या कुछ उसका प्रभाव, पिछली बार भी चुनाव में उनको सफलता नहीं मिल सकी थी। इसलिए मुझे लगता है कि एक बड़ी पार्टी ये ठीक है कि वो यदि सोचते हैं कि हम एक समाज में एक जागरूकता लाते रहेंगे तो हो सकता है, या वो कोई समान विचार वाले लोगों के साथ कोई तालमेल करें। जैसे बीच में भी अरविंद केजरीवाल से नीतीश कुमार भी मिलके गए थे, तो क्या योगेंद्र यादव जी और ये लोग भी मिल करके कहीं और राज्य किसी के साथ समझौता पहले करें? समझौता करने का मतलब है कि आप तो उनके साथ ही मिल जाए, अभी तो बनी रही है। इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत कहना, इसीलिए पहले तो पार्टी में रह के संघर्ष करना, चूंकि सारे लोग पार्टी छोड़ करके आएंगे नहीं, बाकी तो एमएलए उनके साथ हैं। ये तो केजरीवाल जी ने कहा, ये जाए ना जाए, केजरीवाल जी ने कहा था भाई हम तो उनको लेके चले जाएंगे, उनको मालूम है सिंबल ही नहीं ले सकते। मुझे लगता है एक संवैधानिक लड़ाई जरूर लड़ी जाएगी कि आम आदमी पार्टी या उससे मिलता हुआ नाम लेकर के पहले नाम लेने की कोशिश भी हो सकती है, जबकि मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा समझदारी जिस वक्त आप बनी थी उससे पहले एक बड़ा आंदोलन हुआ, करप्शन के खिलाफ एक बड़ा गुस्सा था, जिसको मैं कहूँ कि धीरे से टिल्ट किया गया अपनी तरफ और पार्टी को फॉर्म किया गया और उसका सीधा फायदा मिला। इस वक्त कुछ ऐसे हालात भी नहीं है कि अगर एक धाड़ा अलग पार्टी की तरफ बढ़ता तो शायद उस तरह के फायदे मिले, और इतनी जल्दी हुआ है। जी, असली दिक्कत क्या है, जैसे सोशलिस्ट पार्टी के विभाजन हुए, इवन मान लीजिए कल्याण सिंह ने अपनी पार्टी बनाई, कांग्रेस में भी कई बार जब बिखराव की स्थिति आई, बड़ी पार्टियां थी या बड़े नेता, तिवारी कांग्रेस याद करिए नरसिंह के समय में बहुत जल्दी में बनी थी, तो बड़े बड़े नेता धराशायी हो गए, मतलब वो जीत नहीं पाए अलग पार्टी बना करके। उनमें नाम उन्होंने तिवारी कांग्रेस रख लिया, कुछ और पार्टी क्षेत्रीय स्तर पर बना लिया जिन जिन लोगों का प्रभाव था। इसलिए मेरे सामने ये उदाहरण है कि वो स्थापित पार्टियां थी, उनमें से व्यक्तिगत रूप से बहुत कद्दावर नेता भी उनमें से जो निकल करके गए थे वो नहीं कर पाए। ऐसे ही इंदिरा गांधी से अलग हट करके जो लोग नेता गए थे, तो शायद उस दृष्टि से इनका पलड़ा थोड़ा कमजोर है। लेकिन ये सही है कि केजरीवाल, उनकी पार्टी की क्रेडिबिलिटी भी बहुत बुरी तरह से गिरी है, उसका लाभ एक तरह से जिनको भी मिल सकता है। इन सब से अलग लड़ाई का केजरीवाल जी को जो लगता है कि हम इंदिरा गांधी बन जाएंगे, वो नहीं संभव है, या वो नरेंद्र मोदी भी नहीं बन सकते, क्योंकि उनका भी 2 साल का राजनीतिक अनुभव है। वो क्या केजरीवाल के अब तक की मैं कहूँ कि पार्टी फॉर्म होने के बाद आलोक जी एक लंबी लिस्ट है, एक एक करके जो नेता छोड़ते गए या फिर जिनका मैं कहूँ कि विरोध जिन्होंने किया केजरीवाल को, उनको पार्टी से बाहर जाना पड़ा। इस सब के बावजूद क्या केजरीवाल को ये लगता है या पार्टी को ये लगता है कि किसी के भी जाने से कोई खास नुकसान नहीं हो रहा, इमेज को लेकर भी और उस वोट बैंक पर जिसको एक तरीके से वो अपना आधार बेस वोट मान चुके हैं? देखिए, लगना नहीं, मेरा ऐसा मानना है, और सूचना पत्रकार के नाते आपको भी जानकारी होगी, ये
अंदर की तैयारी केजरीवाल जी भी लगभग 6-8 महीने से कर रहे थे, इवन इस चुनाव से पहले से आरोप वो उन पर लगा रहे हैं। और इसीलिए आप देखिए क्यों स्टिंग सामने आ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, इन्होंने ऐसा किया था, इन्होंने चिट्ठी। देखिए सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि उन जिन चीज़ों पर भड़के हैं, उनको राजनीतिक अनुभव नहीं था। आज आप देखिए कोई सरकार नहीं, सोनिया गांधी के सामने भी लोग जाकर कहते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है, ये मैडम भी अच्छा नहीं हो रहा है, फलाना नहीं हो रहा है, जब वो पावर में थे। इंदिरा गांधी के सामने भी हमने कहते सुना, अटल बिहारी वाजपेयी के सामने कहते सुना, सोशलिस्ट पार्टी जो बड़ी पार्टियां होती थी उनमें भी लोग कहते थे। ये चूंकि राजनीतिक अनुभवहीनता थी तो इनको लगा ये दुश्मन हो गए। यदि वो राय अलग देते हैं, लीडर की क्वालिटी होती उनको साथ लें। जनता ने जरूर भ्रम में चूंकि ये सब साथ में थे, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना कि अभी उनको लग रहा है, उनको इसीलिए कि हमने तो तैयारी कर रखी है, एमएलए मेरे होंगे, उसके बाद मेरी सरकार तो मेरी 5 साल है ना पक्का उनका, और मैं 2019 में मैं प्राइम मिनिस्टर, मतलब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। मैं अपनी पार्टी में चूंकि पैसा 40,000 करोड़ का दिल्ली में पैसा है, वो खुद नहीं खाएंगे। वो आरोप तो यूपीए सरकार में भी होता था, भाई मनमोहन सिंह जी पर कोई आरोप नहीं आ सकता, लेकिन नीचे यदि कोई राजा कुछ कर रहा है, प्रजा कुछ कर रहा है, तो ऐसे ही यहाँ पर यदि इनके और मंत्री जो कई विवादास्पद हैं, जिनको टिकट पर आपत्ति योगेंद्र यादव और प्रधानमंत्री ने की थी, वो कुछ अपना बंद कमरे के पीछे क्या क्या करेंगे, तो 40,000 करोड़ रुपया साल में यदि अंदाज लगा लीजिए कि 5 साल में कितना कमा लेंगे उसमें से, उसका यदि 10% भी होगा तो मेरा ख्याल है कि कई चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसलिए उस तैयारी के साथ अरविंद केजरीवाल लड़ाई को खोले हैं कि वो 2019 में कोई ऐसी सत्ता जिसको बना सकें, वो खुद बने, या पहले भी चरण से मान लो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। अरविंद के भाषण को हमने सुना, उस कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने साफ कहा कि हम हारने नहीं बल्कि जीतने के लिए आए हैं, यानी कि इच्छा और संदेश दोनों साफ हैं। इसलिए वो तो अपनी तैयारी की थी। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण शायद इस वजह कि वो इतनी लड़ाई इस हद तक शायद न जाए ये सोचा, लेकिन उन्होंने भी कुछ तैयारी सोचा होगा कि इनके साथ इस तरह से चलना, हमारी सारी जीवन की कमाई जिसको कहते हैं कि क्रेडिबिलिटी बना रखी थी, वो गड़बड़ होगी। खाली ये जरूर मैं कहूँगा कि प्रशांत भूषण जी भी उस तरह से राजनीतिक नहीं है ना, सबको साथ लेने में उनको भी शायद दिक्कत आ सकती है। जो कश्मीर का मुद्दा था, नक्सलियों के मुद्दे हैं, यदि आप व्यापक समर्थन लेने की जब जरूरत होगी तब असहमतियों को उनको स्वीकार करना होगा। शायद कुछ तो बीच में चुप हुए हैं, लेकिन इसलिए आसान दोनों पक्षों के लिए नहीं होगा। नुकसान दिल्ली की जनता को या देश में एक नई जो परंपरा की बात थी। आप देखिए सबसे बड़ी बात है लोकपाल, जिसको लेकर ये आंदोलन पूरा चला, आंदोलन केजरीवाल जी ने इस्तीफा इसलिए दिया कि मुझे पास नहीं करने दिया, उसकी चर्चा आपको कल के भाषण में सुनाई दी। पूरा उन्होंने जो अपना खुद वीडियो जारी किया है उसमें लोकपाल का एक पंक्ति भी नहीं है। खुद के लोकपाल को भी उन्हें बिना मता हटा दिया। वो तो अपनी पार्टी के थे। मेरा कहना है कि भाई हम इसलिए आए थे, पहला राष्ट्रीय परिषद चुनाव जीतने के बाद उनका पहला राष्ट्रीय परिषद बैठक थी, उसमें एक पंक्ति मुझे तो मैंने हो सकता है कि कहीं भूला हो, लेकिन उसका कहीं चर्चा ज्यादा विस्तार से सामने नहीं आई। इससे साबित होता है कि केवल सत्ता और उसके बाद दूसरों पर ही कीचड़ फेंकना, वो राजनीति करने के लिहाज से तैयारी करके रखे गए। आलोक जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। ढाका में एक और ब्लॉगर की हत्या। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर ब्लॉगर्स। धर्मनिरपेक्षता के हक में बोलने पर हो रही हैं हत्याएं। देखिए देश देशांतर, निशाने पर ब्लॉगर्स, आज रात 8:30 बजे। In the Maths Factor, we travel through time and space and see how maths has evolved and how it is a part of the world around us. Join us on Rajya Sabha Television. Watch the Maths Factor every Sunday at 8 a.m. गुजरात विधानसभा में विवादित आतंकवाद और संगठित अपराध निरोधक बिल को आज पास कर दिया है। पोटा कानून की तर्ज पर बने इस संशोधित विधेयक को चौथी बार विधानसभा से मंजूरी मिली है। कांग्रेस ने विधेयक के कई प्रावधानों का विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट किया है। इससे पहले राष्ट्रपति गुजकोक विधेयक को 2 बार खारिज कर चुके हैं। आतंकवाद और संगठित अपराधों पर लगाम लगाने के लिए लाए गए गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिल को विधानसभा की मंजूरी मिल गई। विपक्ष ने विधेयक के कई प्रावधानों का भारी विरोध करते हुए वॉकआउट किया।
गुजरात विधानसभा में पूर्ण बहुमत के चलते ये चौथा मौका है जब राज्य की बीजेपी सरकार ने इस विधेयक को पारित करा लिया। सरकार का कहना है कि आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए कड़ा कानून जरूरी है। गुजकोक में जो हमने प्रावधान रखे वो खास करके पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा सुविधा और सरलता प्राप्त हो, उसको काफी व्यापकता स्कोप मिले और पुलिस जो एविडेंस एकत्र करती है इसमें अभी जो टेक्नोलॉजी का यूज होता है, टेक्नोलॉजी यूज की है, उसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उनके अगेंस्ट में कोर्ट में केस भी पुरवार कर सके। सरकार ने 12 साल पुराने गुजकोक विधेयक में इस बार मामूली बदलाव किए हैं, लेकिन इस विधेयक में कोटा और मकोका कानून की तर्ज पर कई प्रावधान बेहद कड़े हैं। मसलन इस कानून के तहत पकड़े गए आरोपी का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लेवल के अधिकारी के सामने दिए बयान को बतौर सबूत कोर्ट में पेश किया जा सकता है। फोन पर हुई बातचीत को पुलिस रिकॉर्ड करके उसे बतौर सबूत कोर्ट में पेश कर सकती है। चार्जशीट फाइल करने की समय सीमा को 90 से बढ़ाकर 180 दिन किया गया है, जबकि पुलिस रिमांड की अवधि 15 की जगह 30 दिन होगी। कांग्रेस ने इन प्रावधानों का तीखा विरोध किया है। कानून बनता है लॉ एंड ऑर्डर और आवाम के हित के लिए। अनफॉर्चुनेटली गुजरात में और इस देश में बीजेपी कानून को भी पॉलिटिकल माइलेज के लिए यूज करती है। हमने कहा कि दो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने गुजकोक के 3 सेक्शन हटाने को बोले हैं, तब आप ये नहीं कर रहे हो, ये अल्ट्रा वायरस होगा और हम इस पाप में साथ नहीं दे सकते। हमें हाउस छोड़ के निकलना पड़ा। हालांकि ये चौथा मौका है जब बहुमत की वजह से विधानसभा ने इस विधेयक को पारित किया है, लेकिन विवादित प्रावधानों के चलते ही 2004 में तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने और 2008 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने इसे खारिज कर दिया था, जबकि 2009 में तीसरी बार पारित यह विधेयक अभी तक राष्ट्रपति के पास लंबित है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा है कि विपक्षी पार्टियां भूमि विधेयक पर बेवजह भ्रम फैला रही हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि विरोधी दलों की आशंकाएं बेबुनियाद हैं और उम्मीद भी जताई कि क्षेत्रीय दलों का उन्हें समर्थन मिलेगा। जो सुझाव और जो संशोधन हमने लोकसभा में सुझाए थे बिल के अलावा, उन संशोधनों को भी साथ लेके हम ऑर्डिनेंस लेके आएंगे और एक ऐसा ऑर्डिनेंस है जिससे ये लगेगा कि बिल की जो सार्थकता है वो महत्वपूर्ण है, देश के लिए महत्वपूर्ण। जनता परिवार के तमाम धड़ों में विलय को लेकर अभी वक्त लग सकता है। इस प्रयास में लगे नेताओं का कहना है कि कुछ औपचारिकताएं बाकी हैं, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर विलय के बारे में आम राय बन चुकी है। विलय की तैयारी में लगे इन दलों का कहना है कि भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव का विरोध उनकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है। जनता दल का हिस्सा रहे दलों के विलय से पहले राज्य स्तर के सम्मेलन होंगे, जिनमें विलय के प्रस्ताव पास किए जाएंगे। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन में विलय का प्रस्ताव पारित होगा और उसके बाद ही विलय की सूचना चुनाव आयोग को दी जाएगी। 4 महीने से चल रही है, लेकिन जब फाइनल होगी तो अभी समय जो दे रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। इसका समय कोई निश्चित नहीं है, लॉन्ग प्रोसेस होता है और ये जुम्मा मुलायम सिंह जी को दिया है वो लगे हुए हैं और हम भी लगे हुए हैं। शरद यादव ने इन खबरों का खंडन किया है कि जनता परिवार भूमि अधिग्रहण पर सरकार से बातचीत को तैयार है। पूरा अपोजिशन एक्शन करके आपके लोकसभा से चल करके राष्ट्रपति भवन गया 200-250 एमपी, तो सड़क पर और कर्म में भी कमिटेड है, इसलिए इसको वापस करना एक ही रास्ता है। सूत्रों के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार चुनाव से पहले जनता परिवार का विलय चाहते हैं, लेकिन जनता परिवार के कई नेता पहले जिला स्तर पर विलय के पक्ष में हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग से पार्टी का निशान मांगने से पहले भी कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी को नोटिस भेजा है। उनसे आपराधिक साजिश का आरोप खत्म होने पर जवाब मांगा गया है। आडवाणी के अलावा 19 नेताओं और सीबीआई से भी कोर्ट ने 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। लालकृष्ण आडवाणी समेत 20 नेताओं पर आपराधिक साजिश का आरोप खत्म होने के बाद हाजी मकबूल अहमद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
हाजी मकबूल की दलील थी कि केंद्र में सरकार बदलने के बाद सीबीआई अपना रुख बदल सकती है। इसके बाद कोर्ट ने आडवाणी समेत 20 नेताओं को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। साथ ही सीबीआई को भी 4 सप्ताह में अपना रुख बताना है। आज जब सेंट्रल में भाजपा सरकार आई, उस वक्त अब राजनाथ जी जो हैं गृह मंत्री हैं, सीबीआई उन्हीं के अंडर में काम करती है। फिर ये आवाज उठाई गई कि इनको इस केस से निकाल दिया जाए। बीजेपी ने इसे अदालती प्रक्रिया का हिस्सा बताया है, तो वहीं कांग्रेस ने जांच की धीमी गति पर सवाल खड़े किए। कानूनी प्रक्रिया है और यह अदालत का मामला है और अदालत में अपना पक्ष है, ये लोग भी रख रहे हैं, पहले भी रखा है। The fact that the Supreme Court has found this lethargy on the part of the CBI investigative agency is very right, very appropriate, and that direction I hope things will move fast now. ये मामला 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने का है। मामले में आडवाणी के अलावा मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार समेत 20 आरोपी हैं। सीबीआई ने आरोप पत्र में आपराधिक साजिश को भी जोड़ा था। विशेष अदालत ने आपराधिक साजिश को खारिज कर दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इसे सही माना और इसके बाद सीबीआई ने साल 2010 में इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। रविंद्र सिंह शेराण, राज्यसभा टीवी। कश्मीर में आज मौसम में कुछ सुधार के साथ बाढ़ का खतरा कुछ कम होता दिखा। झेलम नदी फिलहाल खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन श्रीनगर के बड़गाम जिले में भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 17 तक पहुंच गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में एक बार फिर से बारिश की आशंका जताई है। इस बीच विधानसभा में आज भी ये मामला उठा और विपक्षी दलों ने सरकार पर बदइंतजामी के आरोप लगाए। सेना और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में लगी हुई हैं। हमें भी ज़रूरत है कि हम इसमें सतर्क रहें, होशियार रहें, एडमिनिस्ट्रेशन को और लोगों से भी हम यही तवक्का करते हैं कि वो इसमें मिलजुल के हाथ बटाएं एक दूसरे का और सरकार का। We are ready in full measure to take on any emergencies that might come. Plus, boats that we have in Kashmir have all been distributed almost down to the company operating bases so that they can respond as and when it is required. Likewise, we have got 25 medical teams ready at different places. सरकार ने प्राकृतिक गैस के दाम घटाने का ऐलान किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक गैस के दामों में गिरावट के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। प्राकृतिक गैस की कीमतों में कमी से सीएनजी और पीएनजी के सस्ते होने की उम्मीद है। प्राकृतिक गैस के दाम $5.5 प्रति MMBTU से घटाकर $4.66 प्रति MMBTU कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों के औसत मूल्य के आधार पर प्राकृतिक गैस की कीमतें $5.5 प्रति MMBTU तय की थी। आयकर विभाग ने पहली बार टैक्स न चुकाने वाले 18 डिफॉल्टरों के नाम सार्वजनिक किए हैं। इन सभी पर तकरीबन 500 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने डिफॉल्टरों पर टैक्स भुगतान का दबाव बनाने के मकसद से यह सूची जारी की है। इस लिस्ट में गोल्डसुक ट्रेड, सोमानी सीमेंट, एप्पलटेक, जुपिटर बिजनेस जैसी कंपनियों के नाम हैं। कर का भुगतान न करने वाली सबसे ज्यादा 11 कंपनियां गुजरात से हैं। इनमें हर एक पर करीब 10 करोड़ या इससे ज्यादा की देनदारी है। वहीं कई डिफॉल्टर लापता हैं। राजस्थान की कंपनी गोल्डसुक ट्रेड पर 75 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स बकाया है। यमन में हुती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब और सहयोगी देशों के हवाई हमले आज भी जारी रहे। वहीं यमन में बिगड़ते हालात को देखते हुए नौसेना ने अपने 2 जंगी जहाजों को जिबूती रवाना किया है। INS मुंबई और INS तरकश यमन से भारतीयों को निकालने के ऑपरेशन की निगरानी और मदद करेंगे। विदेश राज्य मंत्री VK सिंह बुधवार को जिबूती पहुंचेंगे और वहां से भारतीय लोगों के स्वदेश वापसी के काम की निगरानी करेंगे। जिबूती और मस्कट में 2 बड़े हवाई जहाज तैनात किए जा चुके हैं ताकि जैसे ही अदन से भारतीय लोग वहां पहुंचे उन्हें भारत लाया जा सके। लोगों की सुरक्षा को लेकर विदेश मंत्रालय में बैठक चल रही है। यमन में करीब 4000 भारतीय फंसे हुए हैं और इस बीच सऊदी अरब ने हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दिया है। 2 ships have already left yesterday. In the same way, 2 passenger liner also have left from Cochin. So on the designated ports, the Indian naval ships will go and evacuate the personnel.
as well as provide the anti-piracy escort duties to the various assets which we have deployed in that operation. तो खबरों के सफर में इतना ही। नमस्कार।